हेलो गाइस, दिस इज़ भरत। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 3 टर्म है। उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं स्टूडेंट को। मेरे पास कमेंट वगैरह भी आते रहते हैं और नॉर्मली कन्फ्यूजन होता भी है। वो जो तीनों टर्म है वो कौन कौन सी है? एक तो है रेजिलियंस, जो आपको दिख रही है, ये रही यहाँ पर। एक है रेजिलियंस, एक है टफनेस, और जो तीसरे नंबर की है वो है हार्डनेस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? टफनेस को हार्डनेस समझते हैं, हार्डनेस को टफनेस समझते हैं। कौन सा मटेरियल हार्ड होता है, कौन सा टफ होता है, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। उन दोनों में इंटरमैच होता रहता है कि टफ़ चीज़ को हार्ड समझते रहते हैं और हार्ड चीज़ को टफ़ समझते रहते हैं। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। आपको पहले समझ आता है तो अच्छी बात है, एक बार वीडियो को एक बार और देख लो तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो रेजिलियंस क्या होता है। रेजिलियंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि उसकी इलास्टिक लिमिट से पहले वो जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, it is the property of the material by virtue of which it can absorb energy when deform elastic limit। ओके, देखो यहाँ पर कुछ अलग लिख दिया, लेकिन उसके इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्म होने तक वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले उस एनर्जी को बोलते हैं रेजिलियंस। ओके, अब देखो, ग्रेटर इज़ द रेजिलियंस। अगर आपके किसी भी मटेरियल की रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है तो वो मटेरियल डिज़ायरेबल होगा स्प्रिंगिंग एक्शन के लिए। वो कैसे? कि वो मटेरियल, कोई भी मटेरियल की रेजिलियंस ज़्यादा है मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी इलास्टिक लिमिट तक बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब आप उसको लोड उठाओगे उसके ऊपर से तो वापस से वो उसकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, वापस से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलास्टिक लिमिट तक, फिर उसकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये स्प्रिंगिंग एक्शन उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा आपका मटेरियल रेजिलियंस होगा उतना ही अच्छा उसमें स्प्रिंगिंग एक्शन होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका। अच्छा, मॉडुलस। अब तीसरी बात आती है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। नॉर्मल रेजिलियंस क्या होता है ये तो आप समझ गए कि उसकी इलास्टिक लिमिट तक या फिर किसी भी मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जहाँ तक वो डिफॉर्म हो जाए। ओके, अब एक नई टर्म आती है कि फिर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। तो देखो, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, जैसा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा रखा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, तो उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक लिमिट तक जो भी एरिया रहेगा उसी को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। जैसे देखो ये रहा यहाँ पर, देखो ये नॉर्मली हम, वैसे ऐसा तो कर्व होता नहीं है इसका, लेकिन नॉर्मल हम कैलकुलेशन पर्पस से हम इसको यहाँ पर एक कोना मान लेते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो कर्व होता है वो समथिंग लाइक दिस। ओके, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट वगैरह बनता है, जो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिटेल से समझाया था वहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो ये इलास्टिक लिमिट यहाँ तक है, तो इलास्टिक लिमिट के यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है ये क्या है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है। अब लेकिन एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज इक्वल टू द स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान रखना कि क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, उसके पर यूनिट का होता है वो। ओके, इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे ये समझ आ जाएगा इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन है उससे समझ आएगा। ठीक है, उसको फिर वहाँ से डिटेल से समझा दूंगा इसको। अब देखो ये एरिया आपका कैसे निकालोगे। देखो ये एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पर ये क्या होगा? स्ट्रेस होगा, ये यहाँ पर स्ट्रेन होगा। और स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो आप इसको एफ वाई लिख रखे हो, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, आप सिग्मा वाई भी लिख सकते हो उसको। सिग्मा वाई मतलब यील्ड स्ट्रेस हो गया। ओके, तो ये तो टर्म है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, एक तरीके से स्ट्रेस है। तो इसका एरिया क्या हो गया? 1/2 इंटू एफ वाई बाई ई मल्टीप्लाइड बाई दिस हाइट। ओके, एरिया, इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लो आप एफ वाई। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? एफ वाई का स्क्वायर अपॉन 2e आ जाएगा। ये क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है। ठीक है, ये जो भी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है। ये ध्यान रखना, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखनी है आपको। ओके, ये तो नॉर्मल किसके लिए हो गया? जब आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो क्या है? लीनियरली इलास्टिक है। अगर आपका लीनियरली इलास्टिक नहीं है, मतलब नॉन लीनियरली इलास्टिक है, तो भी बात वही रहेगी, इलास्टिक लिमिट तक उसका एरिया वही मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होगा। ठीक है, हम इलास्टिक लिमिट तक उसका एरिया फाइंड आउट कर सके या नहीं कर सके, डेफिनेशन हमेशा यही रहती है। अब जैसे इसमें हम यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहाँ पर जा कर के ये लिमिट आ रही है इसका हमें पता नहीं है।
तो हम एरिया चाहे उसका फाइंड आउट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की डेफिनेशन यही होती है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू या फिर विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है टफनेस की, कि टफनेस क्या होता है। अब देखो, टफनेस में और हार्डनेस में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। टफनेस क्या होता है, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी। आपका जो भी मटेरियल है वो मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, कब तक, जब तक कि उसका फ्रैक्चर नहीं हो जाए, अप टू फ्रैक्चर। ठीक है। और जो रेजिलियंस था वो क्या था, अप टू इलास्टिक लिमिट ओनली। ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट तक जो भी मटेरियल आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट, वो क्या रहेगा, रेजिलियंस रहेगा। और अगर फ्रैक्चर तक आपका कोई भी मटेरियल रजिस्ट करेगा या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो आपका टफनेस रहेगी, वो प्रॉपर्टी आपकी टफनेस रहेगी। ठीक है। ये यहाँ पर लिख रहा होगा टफनेस। अब इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट है एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर। अब देखो, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट, वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, लेकिन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब कि यहाँ तक। अगर आप यहाँ तक देखो, यहाँ तक फ्रैक्चर पॉइंट आपका, ये फ्रैक्चर पॉइंट, तो यहाँ तक का ये एरिया, ठीक है, ये टोटल एरिया, ये क्या हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस। ओके। और जो अगर आपका, और यहाँ तक की जो बात थी, ये वाली बात, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ओके, ये मॉडुलस ऑफ टफनेस हो जाएगा। अब देखो, ग्रेटर इज़ द टफनेस ऑफ द मटेरियल, बेटर इज़ द मटेरियल फॉर एब्जॉर्बिंग इम्पैक्ट फोर्सेज। आपने देखा भी होगा, हैमर होता है, हथौड़ा होता है, उस हथौड़ जो इस तरीके से आपका हैमर रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रहता है। इस हैमर से आपके इम्पैक्ट फोर्स लग के ये यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से फैल जाता है नीचे से, लेकिन फ्रैक्चर नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये कौन सा मटेरियल होता है, हैमर में हमेशा जो मटेरियल यूज़ होता है वो कौन सा होता है, हमेशा टफ होता है वो मटेरियल, हार्ड नहीं होता है। हार्ड मटेरियल टूट जाता है, वो स्क्रैच, इसमें कन्फ्यूजन होता है। अब देखो, हम इसको क्या समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, टूटेगा नहीं, इसलिए हम हैमर का जो मटेरियल है वो कैसा रखेंगे, हार्ड रखेंगे, लेकिन मटेरियल हार्ड नहीं होता है, वो मटेरियल कैसा होता है, टफ होता है। ओके, तो टफ हो गया मतलब उस पर इम्पैक्ट फोर्स लग के फ्रैक्चर नहीं होगा, बस वो वहाँ से फैलता जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं वहाँ से। ओके, तो यहाँ पर लिख रखा है, देखो, ग्रेटर इज़ द टफनेस ऑफ द मटेरियल, बेटर इज़ द मटेरियल फॉर एब्जॉर्बिंग इम्पैक्ट फोर्सेज। उसके इम्पैक्ट फोर्सेज लगते रहते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते रहता है वो हैमर का जो भी मटेरियल होता है वो। तो देखो, यहाँ पर लिखा है माइल्ड स्टील इज़ मोर टफ एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन। लेकिन हम नॉर्मली समझते क्या है कि कास्ट आयरन हमारा क्या होता है, ज़्यादा टफ होता है, और माइल्ड स्टील टफ नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, माइल्ड स्टील ज़्यादा टफ होता है और कास्ट आयरन कम टफ होता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस को समझेंगे तो एबिलिटी टू रजिस्ट। अब देखो, हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस को समझो, टफनेस अलग चीज़ होती है। टफनेस तो एनर्जी एब्जॉर्ब करे उसके फ्रैक्चर पॉइंट तक, लेकिन जो हार्डनेस होती है वो क्या होती है, रजिस्ट स्क्रैच, मतलब कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर आप स्क्रैच करोगे किसी भी चीज़ से, आपके नाखून से या किसी भी चीज़ से उसके ऊपर स्क्रैच करोगे तो स्क्रैच होगा नहीं। मतलब एबिलिटी टू रजिस्ट स्क्रैच और एब्रेशन इज कॉल्ड एज हार्डनेस। तो हार्डनेस स्क्रैच से पता लगाते हैं, और टफनेस उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, तो लार्जर इज द यील्ड स्ट्रेस, मतलब अगर आपकी यील्ड स्ट्रेस ज़्यादा है, मतलब कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हार्डर इज दैट मटेरियल, या फिर हार्डर इज़ द मटेरियल, मतलब आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यील्ड पॉइंट उसका ज़्यादा है, इसका मतलब मटेरियल उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मटेरियल हार्ड होगा। ओके, टफ नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख रखा है कास्ट आयरन इज़ मोर हार्ड। अब देखो, कास्ट आयरन हार्ड मटेरियल है, कास्ट एक हार्ड मटेरियल, कास्ट आयरन, और माइल्ड स्टील टफर मटेरियल, टफ मटेरियल है वो। ठीक है, मोर टफ देन द माइल्ड स्टील। अब जैसे डायमंड की बात आती है, डायमंड होता है, ठीक है, मान लो ये डायमंड है, इस तरीके से ये डायमंड है, तो ये डायमंड कैसा होगा आपके हिसाब से, टफ होगा या फिर हार्ड होगा, आप क्या सोचते हो उसके लिए? तो ये जो डायमंड होता है वो हमेशा कैसा होता है, हार्ड होता है, टफ नहीं होता है। हार्ड मतलब इसके ऊपर आप स्क्रैच नहीं कर पाओगे ईजिली, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर हैमर से मारोगे, हथौड़े से इम्पैक्ट फोर्स डालोगे तो ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो डायमंड तो इसका मतलब अच्छा नहीं हुआ कि अगर ये कहीं पे जोर से अगर इसके ऊपर लगेगी तो ये टूट जाएगा, लेकिन हाँ, इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये मटेरियल हार्ड होता है। तो अगर कोई भी किसी की वाइफ या किसी की गर्लफ्रेंड
अगर बोले कि मुझे डायमंड चाहिए, डायमंड की रिंग चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, उसको सीधा सीधा क्या मतलब हो सकता है हमारा, कि अगर कोई किसी की वाइफ या गर्लफ्रेंड अगर आप डायमंड की रिंग मांगे आपके पास, तो आप क्या समझोगे इस चीज़ से। इसका सीधा सीधा मतलब एक है कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है।